हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवा अकेडमी। आई एम अंकिता और हम लोग देखेंगे आज के क्लास में आपका नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 2, वर्क एंड एनर्जी, स्टैंडर्ड 9 का। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने इस पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का भी एक कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल देखा था और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन वाला भी एक एग्जाम्पल देखा था और वो क्लास को एंड किया था। तो चलिए अब आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये बोल रखी है कि अगर आप लोग अगर देखने चाहते हो तो पेज नंबर 25 पे आ जाओ। सारे के सारे स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 पे आएंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बोल रखा है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है, अपने घर में जो पंखा होता है, अपने घर में जो फैन होता है ना, वो कैसे घूमता है। फैन जो घूम रहा है ना, वो फैन की मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन क्या फैन अपने आप घूमता है? नहीं। जब आप इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन करते हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हो, पंखे के स्विच को ऑन करते हो, तभी जाके वो फैन घूमता है। मतलब फैन में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ जनरेटर की, तो जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल वगैरह में लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग जनरेटर को ऑन करते हो। जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर आपने हीटर को देखा है, हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी जनरेट होती है। मतलब हीटर के अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन द सेम फैशन अगर मैं बात करती हूँ थर्मोकपल की, तो थर्मोकपल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन, हीट एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। आप लोगों ने लाउड स्पीकर को देखा है, देखा होगा बहुत लोगों के शादी के फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती है, तो खूब जोर जोर के डीजे बजाते हैं वो लोग, देखा है ना। तो होता क्या है भाई, वो डीजे के अपने आप बजता है नहीं। आप इलेक्ट्रिक के प्लग को, इलेक्ट्रिक के स्विच को ऑन करते हो, तो डीजे में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तभी तो डीजे देखो कितने जोरों शोरों से बजता है एकदम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन साउंड एनर्जी में हो रहा है, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कैसे क्या, तो आपने माइक्रोफोन को देखा है। अगर आप माइक्रोफोन को देखा होगा आप लोगों ने, तो माइक्रोफोन में मतलब ये माइक में, ये आपका माइक्रोफोन ही तो है, ये मेरा माइक्रोफोन ही तो है भाई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं साउंड एनर्जी दे रही हूँ, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ इस माइक के ऊपर में, इस माइक के सामने मैं कुछ गाना गा रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेरी साउंड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जनरेट करना है, तो ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी सेकेंडरी सेल में होता है, ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। और केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो प्राइमरी सेल होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कैसे क्या, तो जाहिर सी बात है भाई, अपने घर का ही लाइट ले लो। आपने जब बटन को लगाया, आपने जब बटन को स्विच ऑन किया, तो आपका लाइट ग्लो होता है ना, लाइट चालू हो जाता है। मतलब आपने ये देखा कि जब आप बटन को ऑन करते हो, मतलब ही आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसको काय में कन्वर्ट कर रहे हो, लाइट एनर्जी में, तभी तो वो लाइट ग्लो होगा ना। याद रखना, अगर गाना सुनाई दे रहा है तो साउंड एनर्जी है, अगर लाइट चालू हो गया तो लाइट एनर्जी है। तो लाइट में क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपका जो सोलार सेल होता है, सोलार सेल देखा है कि किसी ने, सोलार सेल में लाइट एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। कैसे, आप लोगों ने टेरेस पे देखा होगा बहुत सारे आजकल सोलार पैनल्स लगे होते हैं, बहुत सारे घरों में सोलार पैनल लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि सनलाइट के अंदर में जो भी आपकी लाइट एनर्जी होती है ना, वो लाइट एनर्जी को, मतलब वो सनलाइट को वो पैनल लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे सोलार पैनल को टेरेस के ऊपर लगा देते हैं। तो सोलार पैनल वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वही लाइट एनर्जी को वो काय में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा कि हर एक फॉर्म अलग अलग एनर्जी के कन्वर्ट होते हैं दूसरे फॉर्म में। एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये सारे थे आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स। चलिए, अब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को देखा, मतलब ये देखा कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी देखा, एग्जाम्पल्स भी देखे। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका नेक्स्ट टाइटल है, जिसको अभी हमको देखने का है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be converted from one form to another. मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहता है इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ये बोलता है कि ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना तो आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब हमारे अंदर में इतना पावर नहीं है कि हम एनर्जी को बनाएं और एनर्जी को बर्बाद करें, मतलब एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें। हमारे अंदर ये पावर नहीं भाई। एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिर होगा क्या अगर हम एनर्जी को बना नहीं सकते, अगर हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, अगर हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते भाई, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, हाँ, लेकिन एनर्जी के एक फॉर्म को हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसमें देखा ना, लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइट एनर्जी जो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब एक फॉर्म जो है एनर्जी का वो दूसरे कोई और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। बस क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अब बढ़िया सा एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए इसकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। आगे मुझे यहाँ पे ये कहना है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे मैंने एक थ्रेड लिया, इस थ्रेड से मैंने एक थ्रेड लिया, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ लेटर से ये रॉड है, यहाँ पे भी एक थ्रेड लगा दिया, ये भी आपका थ्रेड है और ये भी आपका थ्रेड ही है, ठीक है। इस थ्रेड को मैंने यहाँ पे कुछ अटैच किया है, लेटेस्ट से कुछ खिल्ला या कुछ बॉल अटैच किया है, ठीक है। ये आपका नट है, क्योंकि बुक में नट का एग्जाम्पल है तो हम लोग नट ही लेते हैं। आप यहाँ पे बॉल भी कंसिडर कर सकते हो। देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बॉल को धक्का मारा, ध्यान देना, मैंने इस बॉल को धक्का मारा, मैंने इस बॉल को या इस नट को धक्का नहीं मारा, मैंने सिर्फ इसी को मारा धक्का, इसको नहीं मारा। जब मैंने इसको धक्का मारा, जब मैंने इसको धक्का मारा, ठीक है भाई, इसके पास कुछ एनर्जी थी, लेटेस्ट से इसकी एनर्जी थी 50। अब ये जो बॉल है, इस बॉल ने इसको धक्का मारा, ध्यान देना, मैंने इस बॉल को ही धक्का मारा, इस बॉल की एनर्जी 50 है, इस बॉल ने इस बॉल को धक्का मारा। जब इस बॉल ने इस बॉल को धक्का मारा तो इस बॉल की एनर्जी जो थी वो लेटेस्ट से 10 हो गई और इस बॉल की एनर्जी 40 हो गई। मतलब मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे क्या जाना भाई, मैंने यहाँ पे क्या जाना भाई, मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब मैं ये बॉल को या ये नट को धक्का मारती हूँ
तो इसकी एनर्जी 50 हो जाती है। कुछ समय के बाद ये जो नट है, ये जो बॉल है, ये इस नट को धक्का देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इस नट ने या इस बॉल ने इस बॉल को जब धक्का मारा तो इस बॉल ने अपनी इतनी एनर्जी इस बॉल को दे दी। मतलब पहले इस बॉल की एनर्जी 50 थी, ठीक है, जब मैंने इसको धक्का मारा था। कुछ समय के बाद जब ये बॉल इसके साथ टकराया, जब ये बॉल इसके साथ टकराया तो इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी, तो इसके पास 10 ही एनर्जी बची। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि एनर्जी का जो एक फॉर्म था वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई। यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ तो यहाँ पे एनर्जी का गेन हुआ। यही तो है भाई आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे मैंने सीधी सीधी बात ये जाना कि पहले इसकी एनर्जी 50 थी जब मैंने इसको धक्का मारा, जब इसने इसको धक्का मारा तो इसकी एनर्जी सिर्फ 10 ही बच गई, क्योंकि 40 एनर्जी इसको मिल गई। तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे अगर एनर्जी गेन होती है, यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी का, तो वहाँ पे गेन होगा, है ना। तो उसी तरीके से ये प्रूव हो गया है कि एनर्जी कंजर्व होती है। अगर यहाँ पे कम होंगी तो वहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी तो वहाँ पे कम होंगी। एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। फ्री फॉल, इसका डेफिनेशन एक बार लिख देती हूं मैं। ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट falling freely, an object falling freely under the influence of gravitational force is called as free fall. मतलब यहाँ पे मैंने क्या जाना, जरा सुनना। मैंने यहाँ पे ये जाना कि सपोज अगर मैं कोई भी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ देती हूँ, बॉल मतलब भी समझ जाओ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको ऊपर से नीचे छोड़ती हूँ तो वो नीचे आके गिर जाता है, नीचे आके गिर जाता है। आप अगर टेरेस पे गए होंगे तो आपने टेरेस पे से कभी कुछ फेंका होगा, बॉल या कोई भी सामान को, तो वो सामान नीचे आके बस गिर जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज कर देते हो, ऊपर से उसको फेंक देते हो, ऊपर से उसको डाल देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आके गिर जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आके गिरता है तो वो जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। मतलब एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट आपका मूव होता है, उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसका फॉलिंग एकदम फ्री फॉर्म में हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो सपोज ये आपके घर की टेरेस है और ये आपके घर का ग्राउंड है। जब आपने टेरेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे आके गिरता है। ऐसा तो नहीं होता भाई कि ये ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद मूव करना चालू हुआ, फिर रुक गया। कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं होता। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप से नीचे डालते हो तो वो डायरेक्टली नीचे आके गिरता है। मतलब मैंने यहाँ पे जस्ट ये जाना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल होता है फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रीली फॉल होता है, डायरेक्टली आके फ्रीली गिर जाता है नीचे आके, तो उसी फॉल को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। अब मुझे ये पूरा का पूरा स्क्रीन चाहिए क्योंकि मुझे आगे का जो पार्ट लेना है उसमें बहुत सारा आई थिंक डेरिवेटिव पार्ट है, बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो मुझे इस डेफिनेशन को रब करना पड़ेगा क्योंकि आई विल बी रिक्वायरिंग दिस होल स्क्रीन। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं उस चीज़ को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को अलग अलग पोजीशंस पे। जो मैं पार्ट आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ वो पार्ट आपको ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चंस में, वो पार्ट आपको कोई भी टाइप के क्विजेस में, वो पार्ट आपको कोई भी जगह पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये 15 मिनट का डेरिवेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा ध्यान दे के समझना। एक बार समझ गया काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको बाकी सारे एंट्रेंसेस में भी, बाकी सारे ओलंपियाड्स में भी और आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले एग्जाम में भी, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताने वाली हूँ और उसके अकॉर्डिंगली एकदम बेस्ट और ईजियर वे में मैं इस टॉपिक को समझाने की आपको कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट को।
सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, याद रखने का, हमेशा एक ऑब्जेक्ट को तो कंसिडर करना ही पड़ता है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, एक ऑब्जेक्ट को मुझे कंसिडर करना है जो फॉल हो रहा है फ्रीली फ्रॉम ए हाइट एच। एक ऑब्जेक्ट से जो मूव हो रहा है, जिसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं हाइट से। बस ऐसा समझ लो कि सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं टेरेस से ऊपर से नीचे फेंकने वाली हूँ। जब मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकूंगी, जब मैं इसको टेरेस से नीचे फेंकूंगी, तो ये ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशंस कौन से रहेंगे, ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, वो अभी हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला ये था आपका ऑब्जेक्ट भाई, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है मेरी ए पोजीशन। ठीक है, ये है मेरी ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट उस ऊपर वाली हाइट से बीच में आया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर वाली हाइट से बीच में आया। ठीक है, और इस हाइट से फिर वो डायरेक्टली नीचे आया। ये है आपकी बी पोजीशन और ये है भाई आपकी सी पोजीशन। ठीक है, ये टोटल 3 टाइप की पोजीशंस मैंने आपको बताई। पहली पोजीशन का नाम है आपकी ए पोजीशन, जो कि है एट हाइट एच। एक पोजीशन है आपकी बी पोजीशन और एक पोजीशन है भाई आपकी सी पोजीशन। यहाँ पे मैंने ये जाना कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी टोटल एच हाइट। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी टोटल एच हाइट। ये जो सी है, सी आपका ग्राउंड है। ठीक है, समझ लो कि ये जो ए है ये आपका टेरेस है। तो बस ऐसा ही समझना है कि जो ए है वो अपने घर का टेरेस है और जो सी है वो नीचे का ग्राउंड है और बी जो है ये इंटरमीडिएट का कोई पार्ट है जिस पर मुझे इंटरेस्ट है कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट है और जाहिर सी बात है भाई ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला है जिसको मैं ऊपर से नीचे डालने वाली हूँ। ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से कुछ एच हाइट पर है। ये जो बी है ना, ये जो बी है ये कुछ एक्स डिस्टेंस पर है। तो आप लोग मुझे बताओ ये जो वैल्यू है बी सी का ये कितना रहेगा, जरा ध्यान देना। ए बी का वैल्यू है एच और ए सी का वैल्यू है एच और ए बी का वैल्यू है एक्स। तो बी सी का वैल्यू कितना रहेगा, एच माइनस एक्स। ध्यान देना जरा, ए सी का पूरा वैल्यू एच है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू एक्स है, तो बी सी का वैल्यू कितना रहेगा, एच माइनस एक्स। एच माइनस एक्स मतलब यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा भाई, एच माइनस एक्स। पूरा का पूरा जो वैल्यू है ए सी का वो है एच, पूरा का पूरा जो वैल्यू है ए बी का वो है एक्स। तो बी सी का वैल्यू क्या रहेगा, एच माइनस एक्स। तो एच माइनस एक्स। इसी के अलावा आगे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जाने। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे जाना वो ये है कि जो भी मेरा ए है, ए पोजीशन पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब जो एस है उसका वैल्यू 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है भाई ए पोजीशन पे। और मैंने क्या जाना, इसकी जो हाइट है वो एच है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये जाना कि इस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये 3 कंडीशन याद रखनी है। अब आगे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम ये 3 कंडीशन तो डायग्राम में दे नहीं रखी है बुक में, फिर आप क्यों बता रहे। काम का कहना मुझे ये है कि अगर आपको ये नहीं पता रहेगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है कि इस ए पोजीशन पे आपका एस का वैल्यू 0 है, हाइट जो है वो एच है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अब मैं बात करती हूँ बी पोजीशन की। बी पोजीशन पे जो भी आपका एस है, एस मतलब ही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो जरा कितना है भाई आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स। अब मुझे निकालना है इसकी हाइट कितना है, एच माइनस एक्स। तो इसकी हाइट का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा आपका एच माइनस एक्स। ठीक है, आगे मुझे निकालना है वी नहीं है, तो ये हुआ आपके बी पर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये आपने एस और एच टी मतलब भी हाइट कैसे निकाला, मुझे नहीं समझा। देखो भाई जाहिर सी बात है, एकदम इजी तरीके से बताई हूँ। ये चीज अगर दिमाग में नहीं आती, याद रखना, जो ऊपर का डिस्टेंस रहेगा उसको एस बोलने का, जो ऊपर का डिस्टेंस रहेगा उसको एस बोलने का, जो नीचे का डिस्टेंस रहेगा उसको एच बोलने का। देखो मैं बता देती हूँ, एस मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस, एस मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस, और एच मतलब नीचे वाला डिस्टेंस, और एच मतलब नीचे वाला डिस्टेंस। तो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ इस ए की, क्या इस एस के ऊपर इस ए पॉइंट के ऊपर में कुछ वैल्यू है, नहीं है, तो एस 0 हुआ।
क्योंकि s का मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस होता है, h का मतलब क्या होता है, नीचे वाला डिस्टेंस। तो नीचे वाला डिस्टेंस कितना है इस a के लिए, h, इसलिए उसकी हाइट h है। b पॉइंट पे आ गए, b पॉइंट पे मुझे s निकालना है। s का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला डिस्टेंस। तो b पॉइंट पे ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है भाई, h, x, इसलिए मैंने x लिख दिया। कैसे याद रखूंगी, देखो b पॉइंट पे मुझे निकालना है s, s मतलब होता है ऊपर वाला डिस्टेंस। तो b पॉइंट पे ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, x, इसलिए मैंने x लिख दिया। अब मुझे निकालना है h, b पॉइंट पे मुझे h निकालना है। h मतलब ही क्या होता है, नीचे वाला डिस्टेंस। तो b पॉइंट पे नीचे वाला डिस्टेंस कितना है, h माइनस एक्स, इसलिए h माइनस एक्स। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है याद रखने का। अब निकालते हैं c पॉइंट पे। c पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो c पॉइंट पे सबसे पहले मुझे s निकालना है। s मतलब ही क्या होता है, ऊपर वाला डिस्टेंस। तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, x है। आगे निकालेंगे। अब मुझे ht निकालना है, हाइट निकालना है मुझे। ht मतलब ही हाइट होता है। हाइट मतलब ही क्या होता है, नीचे वाला डिस्टेंस। क्या इसके नीचे कोई डिस्टेंस है, नहीं, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे भी मुझे वेलोसिटी का वैल्यू पता नहीं है। तो याद रखना है, अगर ये 3 कंडीशन आपको समझ जाए तो सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन ये 3 कंडीशन के वैल्यू आपको तभी निकालते आएंगे जब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। याद रखना है, ऊपर वाला डिस्टेंस मतलब ही होता है s, नीचे वाला डिस्टेंस मतलब ही होता है हाइट। इस पॉइंट पे ऊपर में कोई डिस्टेंस नहीं है इसलिए s 0 है, नीचे में h डिस्टेंस है इसलिए हाइट h है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था इनिशियली, टेरेस से फेंकने वाले ना। फिर b पॉइंट पे ऊपर वाला डिस्टेंस x है, मतलब s का वैल्यू x आया। नीचे वाला डिस्टेंस h माइनस एक्स है, मतलब उसकी हाइट h माइनस एक्स है। c पॉइंट पे देखेंगे, c पॉइंट पे ऊपर वाला डिस्टेंस आपका h है, मतलब s का वैल्यू h है। नीचे में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब हाइट आपकी 0 है। याद रखना है, s मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस, h मतलब नीचे वाला डिस्टेंस। चलिए अब मैं 3 पोजीशंस के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ। 3 पोजीशन के लिए भाई हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे आपकी पोजीशन ए। पोजीशन ए के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सारे के सारे जो भी रहेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एट पोजीशन बी। पोजीशन बी के लिए हम लोग देखेंगे कि पोजीशन बी के लिए कैसे क्या होगा। और फिर हम लोग देखेंगे आपका पोजीशन सी के लिए, पोजीशन सी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग तीनों पोजीशन के लिए देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मुझे पोजीशन ए के लिए निकालना है। ठीक है, पोजीशन ए के लिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv²/2, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये एक्सप्रेशन अपन को पता होने चाहिए, इसके बिना अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सबसे पहले मुझे पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का ही मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं बात करती हूँ एट पोजीशन ए, पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट पर है। पोजीशन ए पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था। जब आप टेरेस से बॉल फेंकने वाले हो, जब आप टेरेस से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले हो, फॉल करवाने वाले हो, तो इनिशियली वो टेरेस पे आपके हाथ में रेस्ट पर था, तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। जब आपने फेंका तब वो नीचे जाने लगा, लेकिन पहले तो वो टेरेस पे रेस्ट पे था ना। ऐसा तो नहीं कि पहले भी वो डांस कर रहा था फिर आपने उसको और धक्का मारा, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले वो आपके हाथ में रेस्ट था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आएगा हाफ। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, इसी को मैं लिख सकती हूँ 1/2। मास मतलब होता है m, और जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब ही u रहेगा। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे v क्यों नहीं ले रहे, लेकिन याद रखना है ए पोजीशन पर जब हमारे हाथ में वो बॉल था, टेरेस के ऊपर में जब हम खड़े थे, हाथ में बॉल था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो जब वो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में स्टेशनरी स्टेट में था, रेस्ट पे था, उस वक्त वो मूव नहीं हो रहा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, हाफ ऑफ m इंटू 0। मतलब ही जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो भाई वही आपका फॉर्मूला है mgh, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी को। मुझे अब निकालना है टोटल एनर्जी को।
तो टोटल मतलब ही क्या होता है, दो चीज़ों का टोटल मतलब ही क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब ही तो आपकी टोटल एनर्जी होती है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया, 0 आया। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, mgh आया। तो आपके टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, mgh। मतलब यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला, हाफ ऑफ mv²। वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल है, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, वो अपने हाथ में था टेरेस पे, उसका वेलोसिटी 0 था। 0 कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पूरा 0 आ गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और टोटल एनर्जी मुझे मिल गई। भाई हमारे पोजीशन ए पर तो हो गया, अब पोजीशन बी पर कैलकुलेशन करवाने। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से करो, और यहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स बना दिया आप लोग भी बिल्कुल वैसे करो ताकि ईजी लगे। चलिए देखते हैं पोजीशन बी पर। पोजीशन बी पर भी मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, क्या रहता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv², यही तो रहता है आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी ना, ये है vb और यहाँ पे है vc। दिमाग में आता है मैम ये vb क्यों है, क्योंकि ये b पोजीशन पे इसलिए b लगा दिया नीचे में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये c पोजीशन पे इसलिए c लगा दिया नीचे में, ठीक है भाई, तो वही वाली चीज़ है। चलो इसको मैं b ले लेती हूँ, क्योंकि ये b पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ये सारे वैल्यू तो पता है, लेकिन आपको यहाँ पे vb का वैल्यू नहीं पता, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो अब मुझे इस v का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग न्यूटन्स का इक्वेशन यूज़ करेंगे। न्यूटन का इक्वेशन क्या कहता है भाई, न्यूटन का इक्वेशन ये कहता है v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। यही होता है आपका फॉर्मूला। ध्यान देना, मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ mv², ठीक है भाई, हाँ होता है, वही फॉर्मूला होता है, या तो mv²/2। अब बी पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी है vb, बी पोजीशन पे वेलोसिटी vb है, इसलिए मैंने vb ले लिया। लेकिन मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इस vb का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे vb का वैल्यू नहीं पता, मतलब सबसे पहले अब मुझे vb का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है भाई, vb का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इस vb के वैल्यू के लिए, तो मुझे न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। v², u का वैल्यू कितना था भाई, u का वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ पे भी देखा u का वैल्यू 0 था, तो आपके u का वैल्यू 0 है, प्लस ट्वाइस ऑफ as, मतलब आपका जो vb² का जो वैल्यू आया वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ as। आपके vb² का वैल्यू ट्वाइस ऑफ as आया। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, हाफ ऑफ m इंटू vb², vb² का वैल्यू कितना है, ट्वाइस as। ट्वाइस as है भाई इसका वैल्यू, ठीक है। तो बस वही वाला काम करना है अपन लोगों को, ट्वाइस as, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाफ ऑफ m इंटू 2a, और s का वैल्यू b पोजीशन पे क्या है, s का वैल्यू आप, मैंने उसकी जगह पे x रख दिया, तो ये आई आपकी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो हम लोगों ने इतना देखा कि सबसे पहले हमने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला। अब दिमाग में आता है मैम वेलोसिटी का वैल्यू पहले क्यों निकाला, क्योंकि भाई मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए जो कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने निकाल ली। इस वेलोसिटी का वैल्यू आया ट्वाइस ऑफ as, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी का v² का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। फिर मेरे को यहाँ पे ये पता चला कि ये जो a होता है इसी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबको पता है बात कि a जो होता है उसी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो बस वही वाली चीज़ a की जगह पे मैंने g रख दिया। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये जो s है, ये जो भी आपका s है, जो भी आपका s है, इस s का मतलब ही क्या होता है, b पोजीशन पर इस s का मतलब ही x है, b पोजीशन पर इस x का मतलब ही s है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। तो कुछ भी नहीं करना है, a मतलब ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और s मतलब ही आपका x है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है भाई, mg। अब मुझे निकालना है h। देखो भाई ज़रा, ये आपकी हाइट है, b पोजीशन पे आपकी हाइट का वैल्यू कितना है, h - x।
बी पोजीशन पे आपकी हाइट का वैल्यू कितना है, h माइनस एक्स, तो इसको मैं लिखूंगी h माइनस एक्स। मतलब ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया भाई, पोटेंशियल एनर्जी का आपका वैल्यू जो आया है वो आया है mgh माइनस एक्स। अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का हमेशा से फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है आपका mgx। यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 2 से 2 में यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ, तो इसको लिखा नहीं तो भी चल जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है mgh माइनस एक्स। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आगे सॉल्व करते तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये mgx है प्लस mg, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, mgh माइनस mgx, इस mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी आएंगी mgh। ये रही आपकी टोटल एनर्जी इस पोजीशन पर। तो एक बार हम लोग फिर से इस पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इस vb का वैल्यू चाहिए था, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। u का वैल्यू 0 था तो सब्सटीट्यूट कर दिया, तो v स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया ट्वाइस ऑफ as। फिर इस v स्क्वायर का वैल्यू जो ट्वाइस ऑफ as आया उसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। इस m को एज इट इज लिखा, a मतलब ही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a के जगह पे g भी लिख सकते हैं, और जो s है, s का जो वैल्यू है b पोजिशन पे वो x है, s का जो वैल्यू है b पोजीशन पे वो x है, इसलिए मैंने वहाँ पे x रख दिया। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू हाइट, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। m एज इट इज़ है, g एज इट इज़ है, और जो हाइट है आपकी b पोजीशन पे उसका वैल्यू कितना है h माइनस एक्स। दिमाग में क्वेश्चन आता है b पोजीशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं पोजीशन b के लिए करवा रही हूँ, इसलिए b पोजीशन पे आपकी हाइट है h माइनस एक्स, तो ये चीज़ को मैंने ऐड करके लिख दिया। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। आगे का पार्ट है आपका पोजीशन सी। अगर मैं बात करती हूँ पोजीशन सी की, तो पोजीशन सी पे भी मुझे बिल्कुल उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है भाई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। जब यहाँ पे पोजीशन बी थी तो वेलोसिटी भी बी थी, अब यहाँ पे पोजीशन सी है तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी कितनी लूंगी, सी लूंगी। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या मुझे वीसी का वैल्यू पता है, नहीं। जिस तरीके से बी पोजीशन पे मुझे वीबी का वैल्यू नहीं पता था तो पहले मैंने वीबी का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसी तरीके से सी पोजीशन पे मुझे वीसी का वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले मैं वीसी का वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वही न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि u का वैल्यू तो 0 होता है, हर पोजीशन पे याद रखना है कि u का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी हर पोजीशन पे 0 ही रहती है भाई, तो 0 रख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर, मतलब ही आपका वी स्क्वायर का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एस आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी में आपका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ए एस, तो ट्वाइस ए एस रख दिया, कुछ भी नहीं करना है। इस काइनेटिक एनर्जी में वीसी के जगह पे ट्वाइस ए एस रख दिया, वीसी स्क्वायर ये है तो ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, हाफ इंटू मास, मतलब ये आप पहले देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो ये m। फिर आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि a जो होता है, जो भी आपका a होता है, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया। a मतलब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अभी देखा, a मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s का वैल्यू कितना होता है पोजीशन c पे, h होता है, इसलिए मैं इसको h भी लिख सकती। तो ये आई मेरी काइनेटिक एनर्जी। याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो आधे लोग तो गलत टिक मार्क करके आते हैं, ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है तो वो बोलते हैं mv स्क्वायर बाय r होगा, mgh कैसे होगा, बट याद रखना है यहाँ पे आपने 2 से 2 कैंसिल करवा दिया, इस m को एज इट इज लिखवा दिया, a का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए g लिख दिया। इस x का वैल्यू क्या रहेगा, तो याद रखना है हम पोजीशन c के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और पोजीशन c पे आपके s का वैल्यू क्या होता है, h होता है, इसलिए h रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। मुझे भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg इंटू हाइट, m इंटू जी इंटू हाइट का वैल्यू कितना है आपके पोजीशन c पर, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन पोजीशन c के लिए कर रहे हैं। पोजीशन c पर आपकी हाइट क्या है, पोजीशन c पर आपकी हाइट 0 है, मतलब ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
कोई भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। अब मुझे आगे निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, 0। ये आई आपकी टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, mgh। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि टीचर बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा है, हमको कुछ समझ नहीं रहा है। ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है भाई। देखो ऐसा रहता है कि कुछ टॉपिक ईजी रहते हैं, कुछ टॉपिक हार्ड रहते हैं, दोनों हमको डाइजेस्ट करके चलना है। ठीक है, कहना मुझे यहाँ पे ये है कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म में बनाओ। ऐसा नहीं कि पहले एक लिख रहे फिर दूसरा लिख रहे, ताकि ईजी हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को ही कैलकुलेट करना है। जहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं दी है तो पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, मैं मानती हूँ। जब आप डायग्राम को निकालेंगे तो पहले ये सारे टर्म्स लिख दो। अगर डेरिवेशन के टाइम पे आप ये सब टर्म्स लिखेंगे ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहले इनको क्लैरिफाई कर लो ताकि कुछ कैलकुलेशन ईजी हो जाए। पोजीशन बी की बात करते तो एस का जो वैल्यू है, हाइट का जो वैल्यू है वही सब्सटीट्यूट करना है। पोजीशन सी की जो बात करते तो एस का जो वैल्यू है, एच हाइट का जो वैल्यू है वही सब्सटीट्यूट करना है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके।